यस, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज 6 चैप्टर एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम अर्थशास्त्र और 6 चैप्टर चल रहा है उत्पादन फलन। उसमें आज का टॉपिक है हमारा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। इस चैप्टर में हम लोग इसके 2 क्लास जो हम पहले कर चुके हैं उसमें हम लोग देख चुके हैं कि उत्पादन क्या होता है, कुल उत्पादन क्या होता है, औसत उत्पादन और इन तीनों में संबंध, सीमांत उत्पादन, इन तीनों में हम संबंध समझ चुके हैं, राइट। अब हम देखने जा रहे हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। देखिए, हमने एक चीज देखी थी, हमने एक बात समझी थी कि दीर्घकाल और क्या बोलेंगे अल्पकाल, है ना। तो अल्पकाल में क्या होता है कि हम सिर्फ वेरिएबल मतलब परिवर्तनशील साधनों को ही बदल सकते थे, जैसे कि लेबर, राइट। मशीन को स्थिर करते थे, है ना। मशीन को इतनी जल्दी नहीं बदला जा सकता था, इसलिए हम अल्पकाल में सिर्फ किसको बदलते थे, लेबर, परिवर्तनशील। लेबर क्या है, परिवर्तनशील है, मतलब जिससे हम बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये वही बात है फिर से कि ये नियम एक्चुअल में परिवर्तनशील अनुपात इसलिए कहा गया है क्योंकि यहां पर हम किसको बदल रहे हैं, लेबर को। लेबर को बदलने से उत्पादन में क्या होगा, वही बात यहां पर परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। मतलब हमने देखा था हमारे एग्जाम्पल में, जो हम अगरबत्ती का हमने लिया था, एक लेबर एक मशीन 1000 का उत्पादन, राइट। फिर दो लेबर एक मशीन 2000 का उत्पादन, तो फिर 3 लेबर एक मशीन 3000 का उत्पादन, हाँ या ना। तो हम किसको बदल रहे हैं, लेबर को, परिवर्तनशील साधन को हम बदल रहे हैं। जिस अनुपात में हम बदलते हैं उस अनुपात में हमको क्या मिलता है, उत्पादन में अंतर मिलता है, ठीक है। फिर एक सीमा आती है कि एक मशीन पे 4 हो चुके हैं, उसके बाद में हम एक मशीन पे 5 यदि करेंगे तो अब क्या होगा, वो दर घटने लगेगी। जो हमने संबंध देखा था कल तीनों के बीच में, है ना, वो संबंध हमने अल्पकाल में ही देखा है। और अल्पकाल में वो जो संबंध हो रहा है उनका, जो तीनों का, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि परिवर्तनशील अनुपातों के कारण हो रहा है, मतलब लेबर के बदलने के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर फिर से हम वही बात को समझने जा रहे हैं, पर अब हमारा ज्यादा ध्यान किस बात पे होगा, इस जो टॉपिक में वो ध्यान होगा कि भैया हम लेबर को बदल रहे हैं ना, इसलिए हो रहा है, ठीक। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्लास में हमने जो करा वो सिर्फ उन तीनों पर ध्यान दिया था, अब वही बात को हम लेबर पर ध्यान दे रहे हैं, नया कुछ भी नहीं है। समझ में आई बात। चलिए, तो यहां से सीधे पढ़ते हैं जो डार्क लाइन में है। देखो, नहीं, ऊपर से देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम एक महत्वपूर्ण नियम है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का संबंध अल्पकाल से होता है, ठीक है। यह नियम अल्पकाल में उत्पादन के साधनों में किए गए परिवर्तनों का वस्तु के उत्पादन पर, अल्पकाल में उत्पादन के साधन कौन कौन से, लेबर और मशीन, है ना, में किए गए परिवर्तन का वस्तु के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी व्याख्या करता है, ठीक है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम यह बताता है कि अल्पकाल में अन्य बातें समान रहने पर जैसे जैसे परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है, मतलब लेबर को हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, वस्तु उत्पादन परिवर्तनशील साधनों का प्रतिफल, किनका प्रतिफल, परिवर्तन साधनों का प्रतिफल, क्या, उत्पादन। भाई जितना वो काम करेंगे उतना उत्पादन होगा, तो वस्तु का जो उत्पादन है वो किसका प्रतिफल है, वो परिवर्तनशील साधन जो काम कर रहे हैं उनका। प्रारंभ में परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में पहली अवस्था, है ना, 3 अवस्था आएगी बेटा, है ना। पहली अवस्था में परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में किए गए अनुपातिक वृद्धि, जितना अनुपात में अपन ने उसमें वृद्धि करी है, 1 से 2 करा, तो ये क्या हो गया, अनुपात बढ़ा, है ना। वृद्धि की तुलना में अधिक अनुपात में बढ़ता है, जितना लेबर बढ़ाओगे उससे ज्यादा आपको क्या मिलेगा, उत्पादन मिलेगा,
जिस हिसाब से आपने लेबर बढ़ाया है। तो देखो हमने कल पढ़ा था कि शुरू में उत्पादन कैसे बढ़ता है, बढ़ती हुई दर से, राइट, हमने लास्ट क्लास में ये देखा था ना। फिर घटती हुई दर से उत्पादन बढ़ता है, कुल उत्पादन, और फिर गिरने लगता है। तो ये 3 अवस्था है। पहली अवस्था कौन सी हुई, बढ़ती हुई दर से। तो यहां पर हमने उसको क्या बोल दिया कि भाई परिवर्तनशील अनुपात में जितनी वृद्धि करी उससे ज्यादा हमें उत्पादन में वृद्धि मिलेगी। यही कौन सी अवस्था हो गई, बढ़ती हुई। ठीक है। दूसरा, इसके बाद यह समान अनुपात में बढ़ता है, मतलब ये कम होने लगता है, और अंत में उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि की तुलना में कम अनुपात में बढ़ता है, जिसको हम बोलेंगे गिरने लग गया। क्लियर? यही है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। आईएमपी क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से यदि एमपी बोर्ड कुछ अच्छा चाहता है तो उसको ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, नहीं तो बस वही विशेषता विशेषता पूछ पूछ के बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। पर ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं बेटा जो सरकारी स्कूल में होते हैं और उनको ये सब पढ़ाने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए वो शायद इस वजह से ऐसे अच्छे क्वेश्चन पूछने से डरते हैं। पूछ तो सकते हैं बेटा, पर वो डरते हैं, उनको ही मालूम है कि उनकी गवर्नमेंट स्कूल में क्या हालत है। पर कभी कभार पूछा जा सकता है, प्रश्न अच्छा है इस चैप्टर का। ठीक है। नहीं तो सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन से थे, तीनों में संबंध और तीनों की व्याख्या, औसत, कुल और सीमांत, ये तीनों को समझा दो। ये बहुत बार पूछा गया है, सबसे आसान प्रश्न है। फिर तीनों में संबंध, और तीसरे नंबर पे आता है अपना परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। अच्छा, अल्पकाल और दीर्घकाल में अंतर, वो तो आईएमपी है ही, मैंने तो बता ही दिया है ना। अंतर ऐसी चीज है जिसको करने में आपका ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि एक ही चीज में आपके 2 आंसर तैयार होते हैं, इसलिए उनको तो आईएमपी बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए, वो तो है ही। ठीक है। कभी भी जो हमने अंतर पढ़े हैं इसके पहले भी और आगे हम जो भी पढ़ेंगे, वो अंतर हमेशा से आईएमपी है। ठीक है। फालतू का अंतर तो हम पढ़ाएंगे भी नहीं। ठीक है। चलिए, तो प्रश्न ये आता है कि भाई परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। तो भैया ये इतनी व्याख्या कर देना। ठीक है। और थोड़ा सा पढ़ लो तो अच्छी बात है। जिससे आगे लिखा है, एक परिवर्तनशील साधन से संबंधित प्रतिफल का नियम यह बताता है कि अल्पकाल में दी गई तकनीकी ज्ञान एवं हम अन्य बातें समान रहने पर स्थिर साधन के साथ, स्थिर साधन कौन सा, मशीन, स्थिर साधन के साथ जब एक परिवर्तनशील साधन की इकाई बढ़ाई जाती है, मतलब लेबर बढ़ाया जाता है, तो कुल उत्पादन प्रारंभ में बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। फिर से वही बात आ गई बेटा, देख लो, एक बिंदु के बाद घटती हुई दर से बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाता है, क्योंकि परिवर्तनशील साधनों का सीमांत उत्पादन प्रारंभ में बढ़ सकता है, किंतु अंत में यह घटता है। ठीक है। तो सीमांत उत्पादन आखिरी में क्या होता है, घटने लगता है। ये तीसरा स्टेप है। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया यहाँ पर। बीच में ये कोई भी परिभाषा करने की जरूरत नहीं है ना। अजम्पशन क्या है भैया, मान्यता क्या है, ये देख लेना। कुछ साधन स्थिर तथा कुछ क्या होना चाहिए, साधन परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है। तो एक मशीन को हमने स्थिर कर दिया और एक को परिवर्तन कर दिया। ठीक है। उत्पादन के साधन के अनुपातों में परिवर्तन करना संभव है, मतलब लेबर बढ़ाए जा सकते हैं। यदि लेबर बढ़ाए जा सकते ही नहीं है तो ये नियम लागू होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है। अर्थात यदि साधनों का एक निश्चित अनुपात में मिलने पर ही वस्तु का उत्पादन करना संभव हो तो यह नियम लागू हो सकता है। संगठन व उत्पादन विधि में कोई परिवर्तनशील नहीं होता। संगठन व उत्पादन विधि में कोई परिवर्तनशील नहीं होता, मतलब कहने का मतलब उत्पादन की विधि, तकनीक नहीं बदली जाएगी। उत्पादन की विधि मतलब तकनीक है ना, टेक्नोलॉजी नहीं बदलना है। परिवर्तनशील साधनों की सब इकाइयां एक जैसी होती है, लेबर सब एक जैसे काम करने में सक्षम होती होंगे। ठीक है। ये हो गया भैया। अब नियम के लागू होने के कारण, तो नियम के लागू होने के कारण है अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन करना
संभव नहीं। अर्थात अल्पकाल प्रमुख में कुछ साधन स्थिर होते हैं, अल्पकाल में कुछ प्रमुख साधन स्थिर होते हैं, ऐसा आएगा, है ना। कुछ प्रमुख साधन मतलब कुछ खास साधन क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, ठीक है। उत्पादन के साथ एक दूसरे के उत्पादन के साधन एक दूसरे के पूर्ण स्थापन्न नहीं होते, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि लेबर जो है वो मशीन का काम कर दे, ऐसा हो सकता है क्या? यदि एक लेबर मशीन का काम कर दे तो हम क्या बोलेंगे, लेबर ने किसकी जगह ले ली, मशीन की। और यदि लेबर बढ़ाकर आप मशीन की पूर्ति कर सकते हो, मतलब मशीन बढ़ाने की जरूरत ना पड़े और लेबर बढ़ा दी जाए, तो ये नियम लागू नहीं होगा। ये नियम लागू कब हो रहा है, जब एक साधन क्या हो रहा है, स्थिर, और दूसरा क्या हो रहा है, परिवर्तन। अब आपके पास में कोई रजनीकांत टाइप का कोई लेबर है, शक्तिमान रजनीकांत, राइट, जो कि मशीन जैसा काम कर दे, तो आपको मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब जाके ये नियम लागू नहीं होगा, और वास्तव में ऐसा कभी हो नहीं सकता, राइट। वो यही बोल रहे हैं कि साधन उत्पादन के साधन एक दूसरे के पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकते, है ना। तीसरा कारण है साधनों की पूर्ति उनकी मांग की तुलना में सीमित होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि लेबर बस बुलाया, आवाज दी, चल आ जा और आ गया, इतना आसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जब वो नियम पूछेगा तो ये नियम, ठीक, फिर उसके बाद में मान्यताएं लागू होने के कारण आपको नंबर के हिसाब से देखना है कि कितने नंबर का उसने पूछा है, ठीक है। फिर चाहो तो आप यदि क्वेश्चन नहीं बोल दे कि भैया आप ग्राफ के द्वारा समझाइए या तालिका के द्वारा समझाइए, तो ये आपको आगे तालिका मिल जाएगी। ये उदाहरण यहाँ से चालू होगा, है ना, पिछले पेज से उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण, ठीक है। और वही है, हम कई बार समझ चुके हैं, इसलिए हम इसको अब मतलब 2 दिन से तो समझ ही रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ज्यादा नहीं पढ़ेंगे उसको, है ना। ये श्रमिक बढ़ते जा रहे हैं और उत्पादन, कुल उत्पादन क्या होगा, बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, जो भी हो रही तीनों स्थिति यहाँ पर आपको मिलेगी। देखो, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था दिख गया आपको। बस इसी ग्राफ को, इसी को पढ़ के आपको उसको समझाना है, ठीक है। याद करने की कोई जरूरत नहीं है इसको, नहीं तो बच्चे इस टेबल को भी याद करते हैं। बस क्या ध्यान रखोगे, लेबर बढ़ाते जाना, कुल उत्पादन को पिछले की तुलना में धीरे धीरे पहले बढ़ाना, जितना उत्पादन मतलब सीमांत, ये सब सीमांत पे चलेगा। जैसे 50 से 60 करा तो ये प्रथम अवस्था हो गई, फिर 50 से 25 ये क्या हो गई, द्वितीय, गिरती हुई कहां तक जा रही है, ये 10, 6 तक गिरती हुई जा रही है। और तृतीय कहां से चालू हुई, 0 से -5 तक। बस उसको आपको ऐसे कुछ भी नंबर लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये लिख के आओगे, ये लिख के आने की जरूरत नहीं है। बस आप तो क्या करना, सीमांत उत्पादन को चालू करना। आपने यदि सीमांत उत्पादन 20 लिया तो फिर 30 करना, फिर 40 करना, फिर 40 के बाद क्या कर देना, अगला 30 कर देना, 20 कर देना, 10 कर देना, राइट। फिर 0 हो जाएगा, फिर -5 हो जाएगा या -10 हो जाएगा, समझ में आ रही बात। और उनका टोटल लगा के क्या निकालता जाना, कुल और औसत, याद रखना नहीं हो तो, ठीक है। और फिर उसको समझाना है कि यहाँ पर देखो, उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रथम अवस्था यहाँ पर लागू हो रही है, द्वितीय अवस्था यहाँ लागू हो रही है और तृतीय अवस्था यहाँ लागू हो रही है, ठीक। ये रहा ग्राफ। मैंने बताया था ना कि ग्राफ में थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा झुकाव आएगा, हमारे इंग्लिश वाले नोट्स में हमने बताया था, ये फिर से वही आ गया। देखो, ये ऐसा हल्का सा झुकाव फर्स्ट स्टेज में, फिर यहाँ से ये ऊंट वाली कुबड़, है ना, ऊंट को जैसे होती है ना वो, है ना, ठीक। तो ये अच्छे से यहाँ पर ये ग्राफ बहुत अच्छे से बना हुआ है। इसके पहले जो कल वाली क्लास में हमने ग्राफ देखा था ना, एकदम सीधा सीधा ले गया था, वो मत बनाना, ये बनाना, ये ज्यादा अच्छा है, सेम है ना, पर ये ज्यादा अच्छे से क्लियर है। चलिए बस, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, परिवर्तनशील नियम कंप्लीट हो गया। उत्पत्ति के नियम, प्रतिफल के नियम ये नहीं करना है। यदि वो पूछता है, ध्यान से सुन लो, प्रतिफल के नियम, उत्पत्ति के नियम, तो हमने जो अभी पढ़ा वही लिख के आ जाना,
देखो कारण क्या है, मेरे को ये यहीं पर मिला, बाकी और सब में ऐसा कुछ है नहीं, है ना, तो हम इस पर आप ध्यान नहीं देंगे। और यदि वो पूछता है तो ये लगभग वही, आप यदि पढ़ के देखोगे ना तो लगभग वही बात है जो हमने अभी पढ़ी, अभी समझी। तो अपने को तो बस याद रखना है वाला नियम, और इसने ये लिखा तो पूरे कॉन्फिडेंस से आप वो लिख के आ जाना, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पर आ रहा है अ, ये सब बीच के सारे चीजें छोड़ दो, इतना खास नहीं है। पैमाने का प्रतिफल, पेज नंबर 78, पैमाने का प्रतिफल। तो पैमाने के का प्रतिफल, पैमाने का मतलब क्या होता है, ये देखो स्केल, स्केल मतलब नापने का साधन, है ना, मापना नापना, स्केल अपना पास रहता है, अपन उससे देखते ना 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर नापते हैं। तो पैमाने का प्रतिफल, पैमाने का प्रतिफल भी बिल्कुल वही है जो हम अभी पढ़ के आए, पर इसमें एक अंतर है छोटा सा, जो कि काफी बड़ा है समझने के हिसाब से। अभी तक हम अल्पकाल अल्पकाल कर रहे थे, ये जो है ये है दीर्घकाल। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम हमने किसमें समझा, अल्पकाल में। अब हम यहां पर सिर्फ इतनी बात देखने जा रहे हैं कि यदि साहब दीर्घ काल में समय हो तो क्या होगा। तो भैया दीर्घ काल का समय है, मतलब आपके पास में जो स्थायी साधन है स्थिर, उनको भी बदलने का आपके पास में समय है, मतलब कि मशीन, तो आपके उत्पादन में अंतर हो जाएगा, राइट। अब क्या अंतर आएगा हम वो देख रहे हैं। कब, परिवर्तनशील साधन तो बदलेंगे, लेबर तो बदलेंगे, पर साथ साथ क्या भी बदल सकते हैं अपन, मशीन भी बदल सकते हैं। तो फिर उत्पादन किस रूप में मिलेगा हमको, उसका प्रतिफल क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा यदि हम दोनों को बदल दें, तो वही क्या है, पैमाने का प्रतिफल। क्लियर। चलिए, उत्पत्ति के नियमों के अंतर्गत हमने इस बात का अध्ययन किया कि यदि उत्पादन कार्य में एक साधन में वृद्धि की जाए तथा अन्य साधन को स्थिर रखा जाए तो उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति क्या होगी, ये हम पढ़ चुके हैं, वो यही बात कर रहा है, मैंने भी वही बोला अभी। वास्तव में जब अन्य साधनों की मात्रा को स्थिर रखकर एक साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो साधनों का अनुपात परिवर्तित हो जाता है, जैसे 1:2, 2:3, सॉरी 1:1, फिर 2:1, फिर 3:1, ये अपने एग्जाम्पल में, राइट। इसलिए इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है। ठीक, देखो उत्पत्ति के नियम की बात से चालू करा था और आखिरी में सिद्ध कहाँ कर दिया, परिवर्तनशील अनुपातों को। तो जो मैंने छोड़ा ना, आपको बोला ना कि वो उत्पत्ति के नियम छोड़ देना, एक ही बात है वो, ये यहाँ पर प्रूव होती है, वो बात एक ही, ठीक है। किंतु दीर्घ काल में उत्पादन के लिए सभी साधनों में परिवर्तन करना संभव होता है, अतः उत्पत्ति के साधनों के मिलान के अनुपात को स्थिर रखते हुए जब उत्पत्ति के साधनों में एक साथ परिवर्तन किया जाता है, किसमें परिवर्तन कर रहे हैं, लेबर और मशीन दोनों में, पर उनका अनुपात हमेशा सेम रहेगा। जिस रेशो में, मतलब देखो 20 लेबर और 10 मशीन, तो 2:1 बना, हाँ है ना। तो वृद्धि कैसे की जाएगी, 40 लेबर, मैंने क्या एग्जांपल लिया था, हाँ 40 लेबर और 20 मशीन, अभी भी अनुपात क्या होगा, 2:1 ही होगा। तो वो ये बोल रहा है कि इस तरीके से दोनों को बढ़ाना है कि दोनों का भी पहले वाला अनुपात जो है वो बदलना नहीं चाहिए, वो क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। बाकी बदलना दोनों को है, और उनके बीच का जो अनुपात है वो बदलना नहीं, ठीक है।
तो परिवर्तन किया जाता है तो उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत किया जाता है। समझ में आई बात? इस प्रकार पैमाने के प्रतिफल के साथ एक ही अनुपात में अभिप्राय उत्पादन होने वाले उस परिवर्तन से है जो उत्पादन के सब साधनों को एक साथ एक ही अनुपात, वही सेम अनुपात है ना, में परिवर्तन करने से दृष्टिगोचर है होता है। मतलब ये वही बात बोल रहे हैं कि एक उसी अनुपात में बढ़ाने से उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है वो हम इसमें देखते हैं। ठीक, पैमाने की प्रतिफल की धारणा को समझने से पूर्व अनुपात और पैमाने की धारणा को समझ लेना चाहिए। तो ये तो वही बात आ जाएगी। अनुपात का विचार अल्पकाल से है, क्योंकि अल्पकाल में हम स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों की अधिकाधिक मात्रा का प्रयोग करके ही उत्पादन को बढ़ाते हैं। इस प्रकार एक स्थिर साधन का सहायक परिवर्तनशील साधनों के साथ पाए जाने वाले संयोग को अनुपात कहा जाता है। पैमाने का मतलब, पैमाने का विचार दीर्घकाल से है, क्योंकि वो दोनों नियमों में अंतर बता रहा है। पहले वाला ये परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, और अब पैमाने का, दोनों में अंतर बता रहा है ना, क्योंकि इसमें स्थिर साधनों को परिवर्तित करके फर्म के आकार को बढ़ाया जा सकता है, मतलब बिजनेस को बड़ा किया जा सकता है। दीर्घ काल में कोई भी साधन स्थिर नहीं रह सकता, मतलब हम बदल सकते हैं। पैमाने में वृद्धि का अर्थ होगा सभी साधनों का एक ही अनुपात में बढ़ाना, अर्थात साधन अनुपातों को स्थिर रखते हुए सभी साधनों को बढ़ाना। बेटा आप ये मत लिखना, है ना, जैसे उसने पूछा प्रतिफल का पैमाने का प्रतिफल, तो पहला वाला पैराग्राफ ये दोनों चीज मत लिखना, है ना, ये अपने एक्सप्लेनेशन के लिए, आंसर में नहीं है ये, क्योंकि ये किताब है, किताब को सारी चीजें समझानी होती है, पर हमें आंसर में ये सारी चीजें नहीं समझाना है। ठीक है, हमें तो बस ये चित्र बना के बताना है। ये जो रेखा चित्र है ना, ग्राफ, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये ग्राफ में बस आपको तो ये एक तरह से ऐसे ऐसे खींच के फटाफट उनको मिला देना है और कुछ नहीं है ना। इसको, इसकी जो तालिका दी हुई होगी, नहीं दी है, नहीं दी हुई है तालिका, ठीक है, जैसी इच्छा इसकी, तो ये ग्राफ समझा देना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। पर वो ये पूछ सकता है कि पैमाने के प्रतिफल की विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए, तो पैमाने का प्रतिफल उधर हो गया, है ना, और उसकी अवस्था ये अगले पेज पर आपको मिलेगी, पेज नंबर 79 पर। दिखा, 3 पॉइंट लिखे हुए दिख रहे हैं, पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल, पैमाने का स्थिर प्रतिफल और पैमाने के घटते हुए प्रतिफल। पहला, पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल, सिंपल सी बात, जिस अनुपात आपने अनुपात में बढ़ाया, जिस अनुपात में बढ़ाया या जितना % आपने वृद्धि करी किसमें, उत्पादन के साधनों में, उससे ज्यादा उत्पादन आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, तो हम क्या बोलेंगे, बढ़ता हुआ प्रतिफल। लेबर 1 बढ़ाया पर उत्पादन में 2 की वृद्धि हुई, समझ में आ रही ना, इसको हम क्या बोलेंगे, बढ़ता हुआ। ठीक, ये रहा, देखो यदि उत्पादन के साधन में 20% की वृद्धि की जाने पर उत्पादन 25% से वृद्धि हो तो पैमाना बढ़ता हुआ होगा। ठीक है, बस ये याद रखना, रेशो दोनों के बीच में नहीं बिगड़ना चाहिए, किसके बीच में, लेबर और मशीन के बीच का जो रेशो है 2:1, तो वही चलना चाहिए, वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात, ये हो गया। ठीक, दूसरा यहां पर आता है पैमाने का स्थिर प्रतिफल, मतलब 20% वृद्धि करी तो उत्पादन भी 20% से ही बढ़ेगा। और तीसरा आता है पैमाने के घटते हुए, मतलब 20% से वृद्धि करी उत्पादन के साधनों में, परंतु उत्पादन 20 से कम मिलेगा, बढ़ा हुआ। सर क्या करेंगे, इतना बड़ा बड़ा आंसर है, ये सब याद करना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो पॉइंट जो लिखे हुए हैं ना रेखा चित्र नहीं करना है, ना उसका एक्सप्लेनेशन करना है आपको। ठीक,
यदि वो 5 नंबर में पूछ ले और बोले कि नहीं भैया एक्सप्लेनेशन भी करो, तो जो हमने मेन आंसर का इसका जो ग्राफ देखा ना, मेन आंसर का है ना, पेज नंबर 78 पर, उसी रेखा चित्र को समझा देना और उसी रेखा चित्र में आपके ये तीनों भी हो जाएंगे। तीनों पॉइंट अलग अलग आएंगे पर उनका ये एक्सप्लेनेशन एक ही चित्र में हो जाएगा। ठीक बच्चे, बहुत बढ़िया। पैमाने का हो गया ये, यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। अब इन दोनों में बीच में क्या है, अंतर है। बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है। अंतर करने से आपको भी अंतर क्लियर हो जाएगा है ना। फिर प्रतिफल परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या है, साधनों के अनुपात में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप उन दोनों का अनुपात बिगड़ रहा है। लेबर और मशीन का अनुपात हर बार बदल जाता है जबकि इसमें साधनों का अनुपात है ना स्थिर रहता है, वो नहीं बदलता है। ठीक है ये अल्पकालीन है, ये दीर्घकालीन धारणा है। ठीक, इसमें साधनों के बीच अनुपात बदल रहा है, इसमें स्थिर रह रहा है। फिर से वही बात बोली है, इसमें उत्पादन की मात्रा पर किसी एक साधन के परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है, इसमें दोनों साधनों का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक बच्चे, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया है ना। ओके, तो यह कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेना इसको करके, है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, और नेक्स्ट चैप्टर अभी हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में, राइट। चलिए, इस चैप्टर में यहाँ तक ही था।